हेलो बच्चों, ये इनऑर्गेनिक की सीरीज जो है ये आपको बेनिफिट दे रही होगी और मैं आज वो टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में पेपर में नज़र आता है। जो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे बिट्स का एग्ज़ाम दे लेना, कोई एग्ज़ाम आप देंगे और उसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ना आए ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमने इसको 11th क्लास से पढ़ा है, 11th में इसको हमने यूज़ लिया, 12th में बार बार इनऑर्गेनिक में यूज़ हुआ, ऑर्गेनिक में यूज़ हुआ। तो आज आपको हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं आपकी हैं वो सब दूर होने वाली हैं, ऐसा मान लें। और मैं इस शानदार टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। नो डाउट बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सिर्फ मैं आज आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये निकालना सीखेंगे। ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल वो सब उसके लिए अलग वीडियो मिलेगा, क्योंकि वरना ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ केवल आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखें इस वीडियो के अंदर। मैं एक बात बोलूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो टर्म है मेरी, ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं आती बेटा, ये बायोलॉजी में भी अपन सुनते हैं। और बायोलॉजी का हाइब्रिडाइजेशन जो ना वो रियल फिनोमिना है। एनिमल और प्लांट्स में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन करवाया है, उसके प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि केमिस्ट्री में एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। सब पहले हाइपोथेटिकल। तो फिर ये बात आई, आखिर हमने ये हाइपोथेटिकल बात सोची ही क्यों, या हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके लिए मुझे ये बताना है कि कुछ चीजों को हम एक्सप्लेन करना चाहते थे। कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में और एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट्स में डिफरेंस आ रहा था, उनको हमें मैच करना था। और वो डिफरेंस मिटाने के लिए हमने इस काल्पनिक बात को सोच डाला। तो ध्यान रहे, दो तरह की बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस हाइपोथेटिकल बात को सोचा। एक तो हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को समझाना था, और दूसरा हमें बॉन्ड्स की जो डिसिमिलरिटी उसको रिमूव करना था। बॉन्ड्स एक जैसे कैसे बन गए उसको मैं समझाना था। और उस बात को समझाने के लिए हमने इस हाइपोथेटिकल फिनोमिना का यूज लिया। मेन पॉइंट ये है, जो डेफिनेशन है और फिर उसको एलोबरेट करके पढ़ाना, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आऊं कि मुझे कोई मॉलिक्यूल मिलेगा, उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ध्यान रहे बच्चों, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इसमें सेंट्रल एटम जो CH4 में कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मैंने पुरानी वीडियो में मैंने बोला है कि मैं अक्सर सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम टर्म्स यूज लेने वाला हूं। सेंट्रल एटम को मैं CA बोलूंगा, टर्मिनल एटम को मैं TA बोलूंगा। तो CA TA वर्ड बहुत बार सुनाई देने वाला है। और ध्यान रहे, सेंट्रल एटम की पहचान मैंने क्या बताई थी, पुराने वीडियो में बता रखी है, आज मैं फिर बता रहा हूं। जो एटम किसी भी मॉलिक्यूल में कम नंबर में है उसको सेंट्रल एटम मान लें, अदर सारे एटम टर्मिनल कहलाएंगे। और यदि कुछ एटम नंबर में बराबर आ गए तो जो साइज में बड़ा है उसको सेंट्रल एटम मान लें, अदर एटम सारे टर्मिनल एटम कहलाएंगे। अब आपको क्या करना है, दो चीजों पे कमांड बनानी है। और जैसी ये कमांड हो जाती है, आप हर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताने लगेंगे। एक तो आपको सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होनी चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए। अदरवाइज ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। कोई ऐसा जादू नहीं है कि अपन डायरेक्ट ट्रिक लगा के आंसर निकाल लें, उसके लिए कुछ फंडामेंटल हमारे पास होने चाहिए। और दूसरी बात, मुझे ये मालूम होनी चाहिए कि जो टर्मिनल एटम है उसकी बॉन्डिंग कैसी है, वो सेंट्रल एटम से किस तरह के बॉन्ड बना रहा है। उसके लिए मैं एक जोरदार सा पॉइंट लेके आया हूं कि यदि मेरा टर्मिनल एटम, बच्चों फिर बोल रहा हूं, टर्मिनल एटम को मैं TA से लिखता हूं। इफ मेरा टर्मिनल एटम जो है ना ऑक्सीजन या सल्फर है, तो इनको आप डबल बॉन्डेड मान लें। मतलब ये सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे ऐसा मान लें। कई बार डबल बॉन्ड नहीं भी बनेगा इनके द्वारा, लेकिन हमें ट्रिक में ये बात सीखनी है कि मुझे इनको डबल बॉन्डेड मानना है। और नाइट्रोजन यदि टर्मिनल एटम आ गया तो उसको ट्रिपल बॉन्डेड मान लें। ये लो, ये बातें आपको सीखनी ही पड़ेगी। इतने से 3 एलिमेंट के अलावा कोई भी टर्मिनल एटम है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे हेलोजन है, कुछ भी है, उसको सिंगल बॉन्डेड मान लेना और काम हो जाएगा। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स पे ये ट्रिक लगा के दिखाता हूं। आपका काम क्या है, उसको समझना, और फिर मैं कुछ मॉलिक्यूल आपके लिए लिख दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना उनकी, आपके आंसर निकलने लगेंगे।
मैं इसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल लूंगा, मैं इसमें आयंस लूंगा, कैटायन एनायन लूंगा, मैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज लूंगा, मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लूंगा और मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लूंगा। उनके लिए तरीका अलग होगा, वो भी बता दिया जाएगा, समझते जाना बच्चों। सिंपल सी बात, मैं सबसे पहले मीथेन का ही एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मीथेन में सेंट्रल एटम मेरा कार्बन है बच्चों, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं। हाइड्रोजन को मैं सिंगल बॉन्डेड ही मानूंगा, सिर्फ इन एटम्स को मुझे डबल या ट्रिपल बॉन्डेड मानना है, अदरवाइज सारे टी सिंगल बॉन्डेड। तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, आपने चारों इलेक्ट्रॉनों का यूज 4 बॉन्ड बनाने में कर लिया। तो सेंट्रल एटम जितने बॉन्ड बना लेता है ना बच्चों, उन बॉन्ड्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एस, पी और डी में। एक बॉन्ड हमेशा एस को देना है, क्योंकि एस ऑर्बिटल एक ही होता है। मैक्सिमम 3 बॉन्ड आप पी को दे सकते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल 3 ही होते हैं, और बचे हुए बॉन्ड डी को पकड़ा दें, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो मुझे पता लगा कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते समय सबसे पहले एस को देना है, एक ही बॉन्ड देना है, बचे 3 बॉन्ड पी को पकड़ा दिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ये मेरा कितना आसान है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मुझे BH3 या BF3 मिल गया। बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ने 3 बॉन्ड बना लिए। टर्मिनल एटम मेरा कौन है भाई? हैलोजन। हैलोजन को सिंगल बॉन्डेड मानूंगा, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, 3 बॉन्ड का मतलब sp2। ये मेरा आंसर हो गया। कितना आसान है बच्चों। मान लीजिए मुझे PCl5 मिल गया। यदि आपको ये पता ही नहीं है कि फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मेरे ख्याल में फिर ये ट्रिक्स कुछ नहीं कर पाती है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास, 5 ने 5 बॉन्ड बनाए, कोई लोन पेयर नहीं। इन 5 बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करो, पहला बॉन्ड एस को दो, बचे हुए 3 बॉन्ड पी को पकड़ाओ, अभी भी एक बॉन्ड बच रहा है, वो डी को दे दो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। याद नहीं करना, उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देखते ही आंसर निकालना है। विद इन 2-3 सेकंड आंसर मिल जाता है। मैं समझा रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, आपका दिमाग फटाफट चलेगा और तुरंत आंसर देगा। मैंने SF6 लिख दिया। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 ने 6 बॉन्ड बनाए, कोई लोन पेयर नहीं है सल्फर पे। मैं उन 6 बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मेरा आंसर ये बन गया। मैं एक IF7 और ले लेता हूं, फिर मैं चेंज करता हूं मामला। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 बॉन्ड बने, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, S को 1, 3 P को, बचे हुए 3 D को पकड़ा दो, आंसर sp3d3 हो गया। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल बताया बच्चों कौन से लिए जिनमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है। अब मैं ऐसा भी हो सकता लोन पेयर भी नहीं है और टर्मिनल एटम मेरा सिंगल बॉन्डेड ही आ रहा था। मैं एक एग्जांपल वो लेता हूं जिसमें टर्मिनल एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, ताकि आप उस बात को भी सीख पाए। समझना बच्चों, मैंने मान लीजिए SO3 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया आपसे। याद नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मेरे इस कंसेप्ट को सीखना है केवल। सल्फर के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैंने जो बोला वो मैं अप्लाई कर रहा हूं। 3 ऑक्सीजन है सल्फर के साथ अटैच। मानकर चलें कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, ये लिखा हुआ है। तो 3 ऑक्सीजन 3 डबल बॉन्ड बनाएगी, तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम एक ही बॉन्ड काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड को 2 बॉन्ड काउंट नहीं करना है, डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड काउंट करना है, ट्रिपल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड काउंट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, 6 ने 3 डबल बॉन्ड बनाए, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, मतलब सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग 3 ही बॉन्ड बने और 3 बॉन्ड को S और P में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आंसर क्या हो जाएगा? sp2। ये मेरा आंसर है। तो मैंने इन कुछ छोटे से एग्जांपल्स में इस बात को समझाया है कि यदि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं हो तो आपको क्या करना है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये टर्मिनल एटम आ जाए जिनको डबली बॉन्डेड मानना है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड काउंट करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल लोन पेयर वाले लेता हूं, फिर मैं चार्ज वाले लूंगा, आयनों के लूंगा। समझना बच्चों, मैंने चेंज किया, मैंने अमोनिया लिखा, मैंने वाटर लिखा, मैंने SF4 लिखा, मैंने ClF3 लिख दिया। सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल कितने सारे हैं नेचर में, किस का आंसर याद करें? कुछ नहीं। ये तरीके अप्लाई करो, आंसर पाएगा, आंसर पाओ, तरीके अप्लाई करो, आंसर पाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है 5 होते हैं, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब लोन पेयर। तो बच्चों बात सुने, लोन पेयर को भी हम एक बॉन्ड मानेंगे, लोन पेयर को भी एक बॉन्ड कंसीडर करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 और 1 4 बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड का मतलब sp3।
ऑक्सीजन के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए 2 हाइड्रोजन के साथ, में हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ गए, मेरे अकॉर्डिंग बॉन्ड कितने हो गए 2 3 4, 4 का मतलब sp3। सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कंज्यूम हो गए, 1 लोन पेयर बच गया, 4 और 1 5, 5 का मतलब sp3t। ये मेरा आंसर है। क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 खर्च हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। मेरे अकॉर्डिंग 3 और 2 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड का मतलब sp3d। कितना आसान है बच्चों, आपको लोन पेयर वाली बात भी समझ में आ गई होगी। मान लीजिए मुझे किसी ने पूछ लिया SOCl2 में सल्फर का आयोडाइजेशन क्या है, या उसने सिंपली कहा SOCl2 में आयोडाइजेशन क्या है। अब देखो मेरी बात सीखना बच्चों, इसमें कम संख्या में एटम सल्फर और ऑक्सीजन, क्लोरीन तो दो है, सेंट्रल एटम क्लोरीन बनेगा नहीं, या तो सल्फर बनेगा या ऑक्सीजन बनेगा। फिर मैंने क्या बोला था, तो साइड में बड़ा उसको मानना है सल्फर सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन को नहीं मानना, सल्फर सेंट्रल एटम। अब सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 6 होते हैं, ये पता नहीं है, मेरे ख्याल में ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। इसलिए पूरी इनऑर्डिक पे कमांड बनाना है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड बनाओ। कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड नहीं है मेरा, इससे पहले वाला वीडियो n+l वाला देखो, कमांड बन जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन ही इनऑर्डिक की नैया पार करवाएगा। सिर्फ मेटलर्जी का चैप्टर मैं हटा दूं तो हर चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। अब समझना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 में से 2 इसके साथ खर्च हो गए। 2 क्यों खर्च हो गए, मुझे ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड मानना है, और 2 क्लोरीन के साथ खर्च हो गए, तो 6 में से आपके 4 खर्च हो गए, मतलब एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया सल्फर पे। दोबारा समझा रहा हूं, समझना, 6 में से 2 इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के बॉन्डेड हो गए, तो 6 में से 4 कंज्यूम हो गए, तो एक लोन पेयर। अब मेरे अकॉर्डिंग बॉन्ड कितने बने, 2 तो ये, 1 ये और 1 ये, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये मेरा आंसर हो गया। तो आपको लोन पेयर वाली बात भी समझ में आ गई होगी बच्चों। और एग्जांपल भी हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने XeF2 लिख दिया, मुझे पता है जिनोन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैसेस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 में से 2 कंज्यूम हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। मेरे अकॉर्डिंग 3 और 2 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड का मतलब sp3d। कितना आसान है, कितना आसान है, कोई मॉलिक्यूल ले आओ आंसर निकलेगा। अब मैं आयनों पे आ रहा हूं, समझना उस बात। मान लीजिए मुझे अमोनियम आयन मिल गया, मान लीजिए मुझे कार्बोनेट आयन मिल गया, मान लीजिए मुझे सल्फेट आयन मिल गया, मान लीजिए मुझे I3+ मिल गया, मान लीजिए मुझे I3- मिल गया, मुझे ICl2- मिल गया। कितने ही फॉर्मूले ये सब मिलेंगे मुझे एग्जाम में, मुझे इनको याद नहीं करना, मुझे अपनी बात को अप्लाई करना आना चाहिए। अब समझना, कैटायन हमें पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, एनायन गेन करने से बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए गए उतना चार्ज हो जाएगा। आप क्या माने कि वो जो चार्ज आया वो सेंट्रल एटम पे कंसीडर कर लें, कई बार हो सकता है सेंट्रल एटम पे वो चार्ज नहीं हो, लेकिन ट्रिक में आप उसको सेंट्रल एटम पे मान लें। समझना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने दे दिया, मतलब तभी तो चार्ज प्लस आया, तो 5 के बाद 4 बचे, 4 ने 4 बॉन्ड बनाए और कोई लोन पेयर नहीं, 4 बॉन्ड का मतलब sp3। ये मेरा आंसर है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और आगे तो बचे, बन गए कितने 6, 6 ने 3 ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड बना लिए, 3 डबल बॉन्ड बना लिए, और डबल बॉन्ड 3 जब बनेंगे तो आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है। मैंने एक लाइन बोली थी अभी, वो समझना, मैंने बोला था जो चार्ज होगा वो हर बार सेंट्रल एटम पर होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रिक में अपन उसको सेंट्रल एटम पे मान लेते हैं। मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। जिन आयनों में ऑक्सीजन होती है ना बच्चों, उनको ऑक्सो आयंस बोलते हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सो कैटायन बोल देते हैं, नेगेटिव है तो ऑक्सो एनायन बोल देते हैं, सिंपली ऑक्सो आयन। मैं आपको ऑक्सो आयन का स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका बता रहा हूं, समझना उस बात को। ध्यान रहे, जितना चार्ज नेगेटिव है उतनी ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, और बची हुई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़नी है। मैंने कार्बन लिखा, 3 ऑक्सीजन है, साफ दिख रहा है, 1 डबल बॉन्ड से, बची हुई 2 सिंगल बॉन्ड से जोड़ दी। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, उतनी ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से लगाना। अब आप खुद देख लो, चार्ज कार्बन पे ही नहीं, चार्ज तो ऑक्सीजन पर। ट्रिक में अपन इस बात को कंसीडर कर लेते हैं, अपना आंसर सही निकल जाता है। तो ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है आपके सामने, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, दैट्स ऑल। 6 इलेक्ट्रॉन थे, और सल्फेट आयन पे -2 होता है, ध्यान रहे, 2 आपने और ले लिए, 6 और 2 8 हो गए। 8 ने 4 ऑक्सीजन से 4 डबल बॉन्ड बनाए, और 4 डबल बॉन्ड में आपके 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए बच्चों, कोई लोन पेयर नहीं है, आंसर sp3 निकल गया। इनमें मान लो I3+ में 3 आयोडीन है, एक आयोडीन को मुझे सेंट्रल एटम मानना है, उसी पे पॉजिटिव मानना है।
तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजेंस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक प्लस का मतलब एक निकाल दिया, कितने बचे 6। अब उस सेंट्रल आयोडीन जिसमें मैंने प्लस माना है, बची हुई 2 आयोडीन सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगी, तो आपके 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए 2 आयोडीन अदर आयोडीन से सिंगल बॉन्ड बनाने में, आप पे 2 लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड बनाए आपने। ये बात दोबारा समझ लें, आयोडीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक आपने लूज कर दिया, 6 बचे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज आपने अदर 2 आयोडीन से बॉन्ड बनाने में कर लिया, आपके 2 लोन पेयर बचे, टोटल आपने 4 बॉन्ड बनाए। 4 बॉन्ड का मतलब sp3, 4 बॉन्ड कैसे, मैं लोन पेयर को भी बॉन्ड काउंट कर रहा हूं। इन दोनों के आंसर अपने आप निकाल के देखना बच्चों, आंसर आएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है, मैंने तरीका बता दिया, आप इस तरीके को सीख कर मैक्सिमम क्वेश्चन निकालें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप में परफेक्शन उतना आना है। तो मेरे ख्याल में आयन की बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैं तुम्हें ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज बताना चाहता हूं। ऑड इलेक्ट्रॉन वालों में क्या करना है समझना बच्चों, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जांपल भी मेरे सामने आने वाले हैं और मैं हर एग्जांपल का आंसर याद कर पाऊं ये पॉसिबल नहीं होता है। सिर्फ हमारे पॉइंट्स याद करके उनको अप्लाई करना सीखो और आपको आंसर सेकंड्स में मिलेगा और वो भी सही मिलेगा और समझना सारी बात मेरी। जैसे मुझे ऑर्गेनिक में जब मैं रेडिकल्स पढ़ता हूं तो मिथाइल रेडिकल मैंने लिख दिया और मैंने एक ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल भी लिख दिया। दोनों में कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। मेरा पॉइंट सुनना कि इस ऑड इलेक्ट्रॉन को कई बार हमें छोड़ना होगा, कुछ नहीं मानना, कई बार इसको हम एक बॉन्ड मानेंगे। तो मेरा पॉइंट सुन लें कि यदि टर्मिनल एटम जिसको मैं टीए बोलता हूं उसकी ईएन सीए से ज्यादा है तब तो आप इस ऑड इलेक्ट्रॉन को एक लॉन पेयर मान लेना बच्चों। फिर बोल रहा हूं टीए की ईएन सीए से ज्यादा है तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हमें लॉन पेयर मानना है। जैसे इस केस में इसकी ईएन कार्बन से ज्यादा है तो मेरे पास 3 और एक 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड का मतलब बच्चों sp3। इस केस में आप देखें टर्मिनल एटम की ईएन जो है सेंट्रल एटम से ज्यादा नहीं है, कार्बन से ज्यादा ईएन नहीं होती हाइड्रोजन की, इसलिए इस केस में आपको इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है, इसको काउंट नहीं करना। तो मैं केवल इन 3 बॉन्ड को गिनकर हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा sp2। मेरे ख्याल में मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया हो बच्चों, टीए की ईएन सीए से ज्यादा है उस केस में आप ऑड इलेक्ट्रॉन को एक लॉन पेयर मान लेना या एक बॉन्ड मान लेना, अदरवाइज नहीं मानना। अब अपने आप NO2 में नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ClO2 में क्लोरीन पे ऑड इलेक्ट्रॉन होता है और ClO3 में भी क्लोरीन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। बाकी लॉन पेयर है जो मैंने बनाए नहीं है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज हैं। इनके आंसर आप अपने आप निकाल के देखना, तब आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं। फिर बोल रहा हूं, मैंने आपको ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज भी बता दी। छोटी सी बात मैं ऑर्गेनिक के या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बता दूं ताकि ऑर्गेनिक में भी जब हाइब्रिडाइजेशन की बातें आती है तो आप आंसर दे सके। समझना मेरी बात को, ऑर्गेनिक में जनरली कार्बन ही आएगा और कार्बन का हमें पता है 3 ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp, sp2 और sp3। इसके अलावा तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकता। अब समझने वाली बात यह है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। तो जब भी आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बनाएं या बताएं तो आप ये चेक कर लें कार्बन ने बॉन्डिंग कैसी बनाई है। तो मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं। यदि कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं आप sp3 बोल दें, 1 डबल और 2 सिंगल बनाए हैं आप sp2 बोल दें, 2 डबल बनाए हैं या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बनाया है तो sp बोल दें। 2 डबल sp, 1 ट्रिपल 1 सिंगल sp, 1 डबल 2 सिंगल sp2 और 4 सिंगल sp3। दैट्स ऑल। मैंने एक फॉर्मूला लिखा, मान लीजिए ये फॉर्मूला लिखा, समझना बच्चों। इस कार्बन ने मेरे अकॉर्डिंग 1 डबल बॉन्ड बनाया है, हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड व्यक्ति sp2 बोलते हैं, sp2। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड व्यक्ति sp2 लिखोगे, देखो 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं। मैंने भी बोला था 2 डबल बॉन्ड का मतलब sp, 1 डबल बॉन्ड का मतलब sp2। ठीक है ना आंसर, दैट्स ऑल। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कभी गलत नहीं होगा
मैंने मान लो प्रोपाइन ही लिख दिया तो बच्चों इस कार्बन एक ट्रिपल बनाया sp, इसने एक ट्रिपल बनाया sp, चारों सिंगल बनाए sp3। कितना आसान है। ये लोग कितने इजी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ये नीट के पेपर में क्वेश्चन था, नीट 18 में क्वेश्चन था ना ये, और उसने ये फॉर्मूला देके कार्बन का आवराइजेशन लेफ्ट टू राइट पूछ लिया। क्वेश्चन पूरा हम ढंग से पढ़ते नहीं है, हमने क्वेश्चन देखा, आवराइजेशन पढ़ा, पर ओवर एक्साइटेड हुए और आंसर निकाल दिए। क्वेश्चन पूरा पढ़े लेफ्ट टू राइट, मेरा लेफ्ट ये लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। एक डबल बॉन्ड मतलब sp2, एक डबल बॉन्ड मतलब sp2, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp। काम खत्म। कितना टाइम लगना है इसमें। एक जबरदस्त पॉइंट में और बता दूं जो ऑर्गेनिक में ज्यादा यूज होता है बच्चों, मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। मुझे मान लीजिए ये फॉर्मूला मिला और एक फॉर्मूला ये मिला, और कंपैरिजन देखना, मुझे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया और एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आने वाला है। मैंने पाया ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, 2 बॉन्ड बन गए और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर। और वही पॉइंट अपना, लोन पेयर को भी अपन बॉन्ड मानते हैं, तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड का मतलब मेरी ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है। बिल्कुल है, मैं ऑक्सीजन के हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूं। यहां भी देखो अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड का मतलब sp3 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, आंसर है sp2। ये जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान रहे। फ्यूरेन का फार्मूला है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन sp2 होती है। तो मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, यदि मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट एटम बचे, वो नेक्स्ट एटम कुछ भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कुछ भी है, उस पर यदि लॉन पेयर है या उस पर नेगेटिव चार्ज, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज, या उस पर पॉजिटिव चार्ज है, आप उस एटम को sp2 बताएं। फिर बोल रहा हूं बच्चों, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट एटम पर यदि लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज वाले में थोड़ी सी एक बात ऐड कर दूं, यदि सेकेंड पीरियड का मेंबर है तो बॉन्ड काउंट कर लेना कि 3 ही बॉन्ड बना रखे हो, और सेकेंड पीरियड के आगे के मेंबर हैं तो वो 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाकर बैठे हो तो sp2 मत बोलना। मैं इसका एग्जांपल ले लूंगा आगे। मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। मैंने फिर लिखा, मान लो मैंने पायरोल का फॉर्मूला लिखा और मुझे पता है डबल बॉन्ड से अगला आइटम है, लॉन पेयर है, और इस लॉन पेयर को मुझे पता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दैट्स व्हाई इसको हम ट्रिक में शामिल नहीं करते, इसको काउंट नहीं करते बच्चों। अब मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड का मतलब sp2, और डायरेक्ट बोल दो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट आइटम पे लॉन पेयर है तो उसको sp2 ही बोलना है। ये मेरा आंसर है। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। एक पॉइंट और देखें, मैंने जो अभी बात बोली थी, कौन सी, पॉजिटिव चार्ज वाली, वो थोड़ा सा और समझ लें, क्योंकि वो आपसे गलती करवा सकती है। समझना बच्चों, मैंने भी बोला कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट एटम पर, तो इसको sp2 बोल दो, बिल्कुल बोल दो। बच्चा क्या करता है या आप लोग क्या करते हो, गलती करते हो इस एग्जांपल में। आप कहते हो डबल बॉन्ड से अगले में पॉजिटिव है, sp2 लगाया और गलत हो गए। अब देखो ना सर, बॉन्ड देखो ना, 3 और 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड में sp2 कहां से हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है सेकंड पीरियड के मेंबर में पॉजिटिव चार्ज, ये सेकंड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का है, तो थोड़ा प्रिकॉशन रखना। 3 बॉन्ड बना रखे हैं तभी sp2 बोलना, अदरवाइज वो sp3 भी हो सकता है। ध्यान रहे, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नॉट sp2। ये पॉइंट कई बार गड़बड़ करवा देता है बच्चों से। तो मेरे ख्याल में ये ऑर्गेनिक का पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और, बेंजाइन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, देखा है, सुना है। ये बेंजाइन है और इसमें कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ। बच्चे बोलते हैं सर 4 तो ये sp2 हो गए, 2 sp हो गए। ध्यान रहे, ऑल कार्बन्स जो है ना sp2 है। ये जबरदस्त बात है। बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड मैंने दिखा रखा है, फिर भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में sp2 बोल रहा हूं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों, कारण होते हैं। आप एक बात ध्यान रखें, मेरा एक पॉइंट ध्यान रखें जो बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में 8 मेंबर्ड साइकिल से छोटी साइकिल यदि आ जाए, 8 मेंबर साइकिल से छोटी साइकिल आ जाए,
उसमें कभी भी SPR डायरेक्शन मत बोलना, कभी भी कोई पूछ ले मत बोलना। SPR डायरेक्शन साइकिल में लाना है मिनिमम 8 कार्बन चाहिए। पता है SPR डायरेक्शन जब होता है, जैसे मैं इथाइन ही लिखूं एक बार समझाने के लिए, ये sp है, ये sp है, ये एक दो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का है, इन दो सिग्मा के बीच में एंगल 180 डिग्री का है। इसका मतलब जब भी SPR डायरेक्शन आता है ना बच्चों, 4 एटम लीनियरली अरेंज होते हैं, 4 एटम होते हैं। और साइकिल में 4 एटम लीनियरली अरेंज कब हो पाएंगे? जब मिनिमम 8 कार्बन साइकिल में। उससे पहले 4 कार्बन कभी भी लीनियरली अरेंज नहीं हो पाएंगे। आप इसका sp बताते हो तो ये एंगल कहां बन रहा है 180 का, ये एंगल कहां बन रहा है 180 का। दैट्स व्हाई इनका हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं बताना, sp2 बताना है। क्या बोला था मैंने? हाइपोथेटिकल फिनोमेनन है। हमने अपनी बातों को सेट करने के, हमने का मतलब मेरे से नहीं है, वैज्ञानिकों ने अपनी बातों को सेट करने के लिए कुछ पॉइंट बना दिए। मेरा एक पॉइंट फिर सुन ले बच्चों, 8 कार्बन से छोटी साइकिल में भूल कर भी sp हाइब्रिडाइजेशन मत बताना। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिखा, मुझे ये फॉर्मूला मिल गया, अब इस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, और बच्चा फट बोलता है सर दो ही तो सिग्मा बने हुए हैं। या ऐसा बोल दो कि सर कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दिया, 3 बचे, 3 ने 3 बॉन्ड बनाए, 3 में से आप देख रहे हैं एक तो डबल बनाया, डबल बॉन्ड को अपन एक ही बॉन्ड गिनते हैं, और एक सिंगल बनाया तो दो ही तो बॉन्ड बने। तो बच्चा निश्चित है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp बताकर sp मिलेगा उसको ऑप्शन में। नहीं बताना, नहीं है। साइकिल कैसी है? 6 मेंबर साइकिल है, sp2 बता देना इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा हूं ना हाइपोथेटिकल, sp2 बता देना। फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये बातें मेरे ख्याल में आपकी समस्याओं को दूर कर देंगी। जो आप परेशान हो रहे थे हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, आंसर निकलेंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन वाली वीडियो ले लूंगा मैं, ताकि वो समस्या भी आपकी दूर हो। ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन कब? जब आप प्रॉब्लम निकालेंगे। मेरे ख्याल में बच्चों खूब एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो के तैयार रहें। ओके, थैंक यू।